हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सीरीज में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। यदि आप वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी के आज का हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार किया गया कि भारतीयों का जो संविधान है भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। मतलब निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया कि जो भारतीयों का संविधान है वो भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भारतीयों का जो संविधान है वो भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि महात्मा गांधी ने कब कहा था कि भारतीयों का संविधान जो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो 1922 में कहा था। कब कहा था? 1922 में जो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों का जो संविधान है वो भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन की जाए। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया? तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह कहा गया कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक, और कब कहा गया था? तो 1924 में कहा गया था। कब कहा गया था? 1924 में कहा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ये जो हमारा भारतीय संविधान सभा गठित हुआ था इसका आधार क्या था? इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। कैबिनेट मिशन योजना जो हो इसका आधार था। भारतीय संविधान का गठित होने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना था। और कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आया था? तो 1946 में आया था। कब यह आया था? 1946 में आया था। दोस्तों ये आपको जो है करा रहा हूँ क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1936 के राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में की गई। इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। फैजपुर में की गई थी। कब की गई थी? फैजपुर में की गई थी। कब? 1936 में। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है संविधान सभा में 389 सदस्य थे। कितने थे? 389 सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन योजना भारत में आया कब था? तो 1946 में आया था। ठीक, कब आया था? 1946 में आया था। और दोस्तों आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 389 सदस्य कहाँ से थे। देखिए जो हमारे 293 सदस्य थे, 292 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे। और हमारे जो 93 सदस्य थे वो देसी रियासतें थे। और जो हमारे 4 सदस्य थे वो कमिश्नरी क्षेत्र से। कुल मिला के टोटल जो है 389 सदस्य थे हमारे संविधान सभा में। किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन के अनुसार। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ। ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी जो है देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी जो है कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, डी प्रयुक्त सभी। तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। प्रस्तावित मूल संविधान में जो कुल सदस्यों का विभाजन जो हमारा इन्हीं के आधार पर हुआ था। ठीक है, इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, उपयुक्त सभी है। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्गठित संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए प्रतिनिधि थे। देसी रियासतों के लिए प्रतिनिधि थे। इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। 70 प्रतिनिधि थे हमारे देसी रियासतों के। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि पुनर्गठित संविधान सभा में देसी रियासतों की संख्या कितनी थी, देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? 93 थी। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि देसी रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे, तो 70 प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्गठित संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। यहाँ पर ना की संख्या पूछ रहा है कि ब्रिटिश प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे। तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। 229 प्रतिनिधि जो हमारे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, और ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी होती है? 292 होती है। कितनी होती है? 292 होती है। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि कितने थे तो दोनों 229 थे। अगर पूछे ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी तो 292 थी। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर जो सबसे पहले संविधान सभा में कहाँ पे निर्वाचित हुए थे। इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। पश्चिम बंगाल से जो है सबसे पहले यह निर्वाचित हुए थे, संविधान सभा में आए थे। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा, ठीक है, क्या कह रहा है? संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। मतलब संविधान सभा के सदस्य जो थे वो कहाँ से निर्वाचित होते थे, कैसे निर्वाचित होते थे? तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जो है संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित होते थे। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके सदस्य जो हमारे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित थे। ठीक है, उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की ब्रिटिश विधानसभाओं द्वारा नामित थे। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का निर्माण किसे कहा जाता है? सॉरी, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ। भीमराव अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू किया गया था? ये जो भारत का हमारा संविधान वो आंशिक रूप से कब लागू किया गया था? पहले आपको बता देना चाहता हूं कि जो भारत का संविधान हमारा 2 बार लागू हुआ था। कब हुआ था? 2 बार लागू हुआ। ठीक, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि भारत का संविधान कुल आज तक कितनी बार जो है लागू हुआ था? 2 बार लागू हुआ था। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ। आंशिक रूप से जो हमारा 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, पूर्ण रूप से कब लागू हुआ तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है पूर्ण रूप से लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा जो है पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ। 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान सभा जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था। आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा 26 नवंबर 1949 को जो है आंशिक रूप से हमारा संविधान लागू हुआ था। और संसद के रूप में बोले या पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? संविधान सभा जो है अंतिम रूप से किस दिन पारित हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ। किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा जो अंतिम रूप से पारित हुआ था। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्ट समिति, ये सभी एक ही है, एक ही का नाम है। प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्ट समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इनमें जो है सदस्यों की संख्या कितनी थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपके बार बार पूछता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रारूप समिति में जो कितने सदस्य थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। प्रारूप समिति जो हमारे 7 सदस्य थे। ठीक है, अब बात कीजिए इसकी, क्वेश्चन पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति या मसौदा समिति या ड्राफ्ट समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? बी.आर. आम्बेडकर थे। कौन थे? बी.आर. आम्बेडकर थे। ठीक है, तो मैं कंफ्यूज नहीं होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? संविधान सभा में जो है हमारे सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखिए, सभी निर्णय जो हमारे सहमति एवं समायोजन के माध्यम से लिए जाते हैं। किसके माध्यम से? सहमति एवं समायोजन के आधार पर जो है सभी निर्णय लिए जाते हैं संविधान सभा में। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान समिति के अध्यक्ष भी हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपका 2 नंबर फिक्स है। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे? जो हमारे राजेंद्र प्रसाद हैं वो किस समिति के अध्यक्ष थे? आपके ऑप्शन है झंडा समिति, नियम समिति, संचालन समिति, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखिए, जो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे झंडा भी समिति के अध्यक्ष थे, नियम संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे, और जो हमारे किसके? संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, इन तीनों जो समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले ही, क्या पूछ ले? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर के.एम. मुंशी है। कौन है? के.एम. मुंशी जो हमारे कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष है। ठीक है, और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमसे पूछे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है तो राजेंद्र प्रसाद हैं। अगर पूछे कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है तो कौन है? के.एम. मुंशी है। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, के.एम. मुंशी जो हमारे कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आ रहे हैं हम, कौन थे? तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? यही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पांडुलेखन समिति जो है हमारी उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं इसको याद कैसे करें। देखिए पांडु में भी पहले पा आ रहा है और पंडित में भी पहले पा आ रहा है, तो इसको याद कर सकते हैं पांडु से पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समितियों में से सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके अध्यक्ष थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रातीप समिति, यहाँ पर प्रातीप होगा, प्रातीप समिति, प्रातीप संविधान समिति, मूल अधिकार तथा सांख्यिकों की समिति, सलाहकार समिति, डी उपयोग सभी। तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे हमारे, वो प्रातीप समिति के भी अध्यक्ष थे, मूल अधिकार तथा सांख्यिकों की समिति के भी अध्यक्ष थे और सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारतीय संविधान में कब ग्रहण किया गया? या क्वेश्चन इससे आपको जो इस प्रकार पूछ सकता है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसको मान्यता कब मिली थी संविधान सभा द्वारा? तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। जुलाई 1947 में जो हमारे राष्ट्रीय झंडे को जो है संविधान सभा द्वारा मान्यता मिली थी। किस दिन मिली थी? तो 22 जुलाई को मिली थी। ठीक, तो हमारा झंडे को जो है जो हमारा झंडा है इसको जो है संविधान द्वारा जो मान्यता कब मिली थी? तो 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय झंडे को मान्यता मिली थी संविधान द्वारा। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत क्या है? भारत एक गणतंत्र है और इसका अर्थ क्या है? इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब हमें नहीं समझ में आया। मतलब यहाँ पर आपके यहाँ जैसे कोई राजा है, जरूरी नहीं है राजा का बेटा राजा होगा, जो इसको योग्य होगा वही जो है बनेगा राजा। ठीक है, तो यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं है, तो भारत एक गणराज्य है। इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना ही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन अगला, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ पर राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है यहाँ पर क्योंकि जो है राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय गान को संविधान द्वारा मान्यता कब मिली थी? ठीक, राष्ट्रीय गान को जो है संविधान द्वारा मान्यता कब मिली थी, ये क्वेश्चन। और राष्ट्रीय गीत को जो हमारा संविधान सभा में कब मान्यता मिली थी? और जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये पहली बार जो है राष्ट्रपति कब बने थे? इसका सभी का तीनों का राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगान को मान्यता मिली थी। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहली बार राष्ट्रपति बने थे। ठीक, क्या बने थे? पहली बार राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशोक चिन्ह को मान्यता कब मिली? अशोक चिन्ह को मान्यता कब मिली है? ठीक है, तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। जिस दिन हमारा संविधान सभा लागू हुआ था, जिस दिन पूर्ण रूप से हमारा संविधान सभा लागू हुआ था, उसी दिन जो अशोक चिन्ह को मान्यता मिली थी। 26 जनवरी 1950 को अशोक चिन्ह को मान्यता मिली थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति किस दिन बने थे? बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसका कमेंट आप लोग, इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो के अपडेट आता सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।